फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम जो है हिंदी व्याकरण संबंधी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वर्णमाला संबंधी, वर्णमाला से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो जो हिंदी भाषा है उसमें कितने व्यंजन हैं? 21, 33, 36, 40। तो यहाँ पे देखिए, जो हिंदी भाषा में अगर देखें तो व्यंजनों की संख्या 33 है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत जो मानक है, प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 बताता है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन आते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन आते हैं? तो 33 व्यंजन आते हैं। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें देखें हम तो 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक के 5 व्यंजन, टोटल मिला के 25। 4 अंतस्थ है, अंतस्थ में य, र, ल, व, और 4 उष्म है, जिनमें आप तालव्य सा, दंत सा, है ना, तो श, श, ह इस तरीके से है। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन है। इनके अलावा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो देखिए, ड, ढ ये नहीं है, ड़ा ये जो है उत्क्षिप्त में आता है ना, ढ, ढ ये जो है उत्क्षिप्त में आता है। ताड़न उत्क्षिप्त जो व्यंजन है तो ये है। और जो 4 संयुक्त व्यंजन है उसमें छ, त्र, ज्ञ, स्र आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि हिंदी में मूलतः अगर देखें तो 33 है। और मूल व्यंजन की बात करें तो आपको इसमें अंतस्थ और उष्म इनको ध्यान रखना है। उष्म यानी ज़्यादा ही उष्मा निकालना पड़े। और इसमें मुझे भी थोड़ी बोलने में कष्ट होती है कि जो ये सा का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बोलने के उससे। तो देखिए, उष्म ऐसे भी लगेगा बहुत ही उष्मा ले रहा है, आपको बोलने में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का व्यय करना पड़ रहा है। और बाकी 25 जो है वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो देखिए, य, र, ल, व जो है ना, इसको हम अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आया अर्धस्वर किसको कहते हैं, तो य, र, ल, व को अर्धस्वर कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमने देखा स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है। का वर्ग में 5 है। का वर्ग को कंठ कहते हैं, चा वर्ग को तालव्य कहते हैं, टा वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, ता को दंत कहते हैं, और पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। इसको आप बोल के भी देख सकते हैं। जब क, ख, ग, घ, अंगा बोलेंगे तो कंठ से होगा। और जैसे ही आप च, छ, ज, झ, इया बोलेंगे तो ये तालव्य से निकलेगा, है ना, और तालु से। और टा, ठ, ड, ढ, ढा तो ये मूर्धन्य है। और दांत से त, थ, दा, धा, जहाँ पे दांत टच करता हो तो ये हो जाएगा आपका दंत ध्वनि। और ये देखिए, पा वर्ग में प, फ, बा, भा, मा, ये ओष्ठ ध्वनि है। अब यहाँ से देखिए हम और जो क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो जब भी सार्थक और लघुत्तम दोनों पूछे कि आपको भाषा की सार्थक भी बतानी है और लघुत्तम इकाई बतानी है, तो उसमें आपको सार्थक और लघुत्तम इकाई में देखिए कौन सा आता है, वर्ण। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण अक्षर है। भाषाविदों ने वर्ण के 3 भेद बताए हैं। वर्ण के कितने? 3 भेद बताए हैं। प्रथम स्वर अक्षर का देखें तो जो स्वर्ण या अक्षर है, सबसे छोटी इकाई तो अक्षर हो गई, है ना। जो अक्षर आप जैसे क, ख कुछ भी लिख रहे हैं, तो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई अक्षर है। और अक्षर में देखिए, जैसे स्वर्ण, व्यंजन और संयुक्त तीनों में बांट दिया गया है। स्वर में जैसे ये हो गया आ जो पढ़ते हैं, और द्वितीय व्यंजन या अक्षर, तो देखिए अक्षर में बेसिकली क्या है, व्यंजन वर्ण या अक्षर में देखिए नीचे ये हलंत लगाया गया है, क, ख, है ना, ग, ये हलंत के साथ। और तृतीय में जो संयुक्त वर्ण या अक्षर है तो छ, त्र, ज्ञ, स्र। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसको शब्द कहते हैं। इस भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को ही मानेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने 2 शब्दों को मिलाया, ध प्लस न, तो ये अलग एक अक्षर है, ये अलग है, दोनों के मिलाने से धन बना और धन से कुछ अर्थ निकलता है। धन यानी अर्थ जो है पैसे की बात हो गई, तो ये जो एक अर्थ निकला। तो जब हम सार्थक इकाई की बात करते हैं तो भाषा की वर्णों के सार्थक क्रम से जो निश्चित अर्थ है उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कमल, नयन, चैन।
भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखिए यहाँ पे सार्थक नहीं पूछा है, सबसे छोटा पूछा है। जब सार्थक पूछेगा तब आपको शब्द लगाना है, बाकी भाषा की सबसे छोटी जब पूछेगा तो वर्ड लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता। वस्तुतः वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कर्ण कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला नहीं है, तो इसमें से कौन सा वर्णमाला नहीं है, तो यहाँ पे देखिए का वर्ण तालव्य नहीं है, ये कंठ के तहत आता है। का अल्प प्राण वर्ग है। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में का वर्ग कंठ वर्ग तथा चा वर्ग तालव्य वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में अगर बात करें कुल कितने स्वर होते हैं तो 11 होते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसके द्वारा जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या का मूल रूप 11 बताया गया है, जिसमें आ इ ई उ री ए ऐ ओ इतना आता है। तो आ इ ई उ री ए ऐ ओ। इसके अलावा अनुस्वार अंग तथा विसर्ग आ एवं जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक यानी ये देखिए चंद्रबिंदी भी है, लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं अयोग वाह में माना जाता। तो इसको ध्यान रखना है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है जब पूछा जाए कि कितने स्वर हैं, कितने स्वर हैं, तो स्वरों की संख्या तो 11 बताता है। हम लोग अंक आप को जोड़ लेते हैं तो टोटल 13 बताते हैं, लेकिन 13 नहीं है, जो मानक है वो स्वरों की संख्या 11 है। और रही बात जो 11 है वो ये है संख्या आ इ ई उ री भी है और ए है ओ, टोटल 11 हो गए। जब हम बात करते हैं ये अंग और आह, ये दोनों जो शब्द है ना, ये और अनुनासिक भी, लेकिन इन्हें हम मूल स्वर में काउंट नहीं करते, ये अयोग वाह में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में देखें तो वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। स्वर की संख्या 11, स्पर्श व्यंजन की 25 है ना, अंतस्थ का 4, उष्म का 4 है ना, और अंग आ को हमने देखा अलग से। तो यहाँ पे लेकिन वर्णमाला में वर्ण की संख्या की बात करें तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें मूल स्वर 11 है, अयोगवाह 2 है, मूल व्यंजन 33 है। तो मूल व्यंजन टोटल 33 है, अयोगवाह कितना है, 2 है, मूल स्वर कितने हैं, 11 है। अब यहाँ पे काउंट करें तो 25 स्पर्श व्यंजन था, 25 + 4 अंतस्थ, 4 उष्म है ना, तो यहाँ पे आप देखिए ये टोटल 29 में फिर आपने जोड़ा 4 तो टोटल हो गया, तो ये जो 4 जोड़ा तो 33 हो गया, तो 33 यहाँ से हो गया, तो 33 हमारा जो है मूल व्यंजन हो गया। और 2 अंग और आ, ये 2 मिला के अयोगवाह हो गया और मूल स्वर 11 हो गया, टोटल मिलके संख्या हो गई 52। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मूल स्वर 11, अयोगवाह 2 है, मूल व्यंजन 33 है, टोटल मिलकर 52 है। संयुक्त व्यंजन 4 है, छत्र ज्ञास्रा, तो संयुक्त अलग से कर दिया है, छत्र ज्ञास्रा ये है। और अतिरिक्त द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इसको, ये कौन सा है, ढाढ़ा ये करके है, 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण भी कहते हैं इसको। वर्ण के प्रकार होते हैं, तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण स्वर व्यंजन अयोगवाह 3 प्रकार का होता है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि वर्ण के प्रकार, तो स्वर है, व्यंजन है, ये अयोगवाह 3 प्रकार के हैं। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है। वर्णों को स्वर व्यंजन व अयोगवाह के रूप में जाना जाता है ना। इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे हर्ष स्वर, प्लुत स्वर स्वर के प्रकार है तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं संयुक्त वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो व्यंजन और स्वर को अगर संयुक्त रूप से मिला देंगे उसको अक्षर कहेंगे। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर जिनका क्षरण ना हो कहते हैं। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, एवं 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उन्हें वाक्य कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, देखिए वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला जो होता है ये वर्णों के व्यवस्थित जो समूह है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं,
तो हिंदी में जब ध्वनियों की संख्या की बात कराएं तो कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वे हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही हो सकता है। अंक से एक से ज़्यादा वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक के वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक जो वर्ण मिले होते हैं उनसे अक्षर बनता है ना। और फिर एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। वस्तुतः स्वतंत्र वर्णों का स्वर तथा स्वर्ण पर आश्रित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन एक से ज़्यादा वर्णों से बना होता है, जैसे क, ख, प, म इत्यादि। तो क प्लस आ मिलके या ख प्लस आ मिलके, प प्लस आ मिलके 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द तथा वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि या चिन्ह जो है इनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध जो समूह है उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण ना हो, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्वर संबंधी अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये स्वर होते हैं जो स्वतंत्र हैं वो स्वर हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक भी होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन एक से ज़्यादा वर्णों का मेल होता है। तो व्यंजन हमेशा ये देखिए कि एक से अधिक वर्ण को मिला के व्यंजन निर्मित होता है, परंतु स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, वो निर्भर नहीं होता है किसी पे। तो जो स्वरों की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन है। बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग का प्रयोग जो होता है ये तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है। तो विसर्ग कहाँ प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। बात करें हर्ष स्वर की, तो जितने भी सभी स्वर होते हैं वो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वर जितने भी होते हैं सभी, अभी हमने बात की 11 स्वरों की, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार स्वरों की संख्या 11 बताया गया है और अयोगवाह के तहत 2 बताया गया है। जितने भी स्वर होते हैं ना वो स्वर सभी अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से डिफाइन किया गया है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पे हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें, जिसमें आपको ज़्यादा ही ऊर्जा खपत करनी पड़े तो उन अक्षरों को बोलने में आपको आपके प्राण निकल जाते हैं। अब ये देखिए कि मान लीजिए हमने क, ख, ग, घ और अंगा ये लिखा है और आप बोल रहे हैं, तो महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है ना, हकार जैसी ध्वनि निकलती, और अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती। जैसे हमने कहा क, खा, ग, घा, है ना, फिर अंगा। अब देखिए अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, ताकत आप कम लगाते हैं, इसमें आपको ताकत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है, और महाप्राण में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो सभी स्वर वर्ण, पहली बात तो जितने भी स्वर वर्ण हैं 11 के 11 हमने बताया, अयोगवा के साथ मिला के 2 और जितने भी स्वर वर्ण हैं और प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन यानी 25 जो है स्पर्श व्यंजन है, इनका जो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला यानी क, फिर ग और फिर अंगा, ये जो है वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, तो हमने उष्म और अंतस्थ बताया। अंतस्थ में य, र, ला, वा आता है। उसमें हमने कहा था कि तालव्य, दंत, सा, मूर्धन्य सा कितना ऊर्जा लगाना पड़ता है, वो जो हमारा आता है वो जो है उष्मा के तहत आता है, उष्म व्यंजन के तहत। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारा प्राण कम खर्च कहाँ हो रहा है। तो प्राण कम खर्च हो रहा है जब हम बोलते हैं क, हमने ये बोल के भी बताया आपको, क, खा, ग, घा, अंगा। तो देखिए का पे आपको कम प्राण न्यौछावर करने पड़े, गा पे, अंगा पे, यानी जो पहला है, दूसरा, पहला है और तीसरा और पांचवा जो है, इस पे आप देखते हैं कि पहले, तीसरे और पांचवे पे प्लस अंतस्थ में य, रा, लावा कितना आसानी से बोल लिया, ऊर्जा भी नहीं लगी। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अल्प प्राण में। अल्प प्राण में पहले तो जितने भी स्वर हैं ये, फिर स्पर्श व्यंजन में जो पहला, तीसरा और पांचवा हो गया ये, और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, रा, लावा। इससे आप पहचान करेंगे कि ये जो है आपका अल्प प्राण के तहत आता है। अब बात बची है कि महाप्राण क्या है। महाप्राण, तो महाप्राण में आपका जो दूसरा है और चौथा है ना, तो दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा, और उष्म व्यंजन में भी प्राण निकालने पड़ते हैं। तो ये भी जो है सा 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 करके हा हो गया, और प्रत्येक स्पर्श
व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म, ये तो इनको आपको ध्यान में रखना महाप्राण में दो चीज़ों को, एक तो आपको ऊष्म व्यंजन प्लस दूसरा चौथा, और जो आपका अल्प प्राण है उसमें जितने भी स्वर हैं वो सभी आएंगे, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण भी आएगा और अंतस्थ व्यंजन भी आएगा। तो इस तरीके से आपका जो अल्प प्राण और महाप्राण का ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो जो हिंदी भाषा है उसमें हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तो पहली बात तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे हर्षस्व कहलाते हैं, ये 4 हैं। हर्षस्व स्वर जो है उनके लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वे हर्षस्व स्वर है, और हर्षस्व स्वर में 4 ही आते, आ ई उ री, ये किसी के सहारे से नहीं बने हैं, नहीं तो पता लगा आ मिल के फिर बड़ा आ बने, है ना, फिर ई मिल के बड़ी ई, फिर इस तरीके से बने, कुछ नहीं। तो हर्षस्व बेसिकली मूल स्वर है जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो हा ही उ री ये जो है आपका जो इसमें आएगा हर्षस्व स्वरों की संख्या में आएगा। अब यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर संबंधी जो प्रश्न आए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न दीर्घ स्वर संबंधी आते हैं, तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ यानी बड़ा, तो बड़ा यानी कोई दो चीज़ों से मिलके बड़ा बना है, तो यहाँ पे देखिए आ मिलके बड़ा ये बना है, तो बड़ा आ मिला है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में जो स्वर वर्गों की संख्या है वो टोटल 11 है, इन्हें 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। तो इन तीन जो है ये जो स्वर जो 11 संख्या में है, 11 स्वरों को भी हम 3 में बांट देते हैं। अभी हमने पढ़ा हर्षस्व, हर्ष में आ ई उ री किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, तो बड़ा हमेशा बड़ा होगा, तो दो चीज़ों से मिलके वो बड़ा बन गया है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर के तहत देखिए बड़ा, बड़ी, बड़ा ओ ये आ गया, और संयुक्त स्वर के तहत ए ओ औ, तो हमें 3 प्रकार के जो है क्लासीफाई कर देने हैं इनको, जो वर्डों की संख्या 11 है, जिनमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। आ ई उ री ये आपका हर्ष में आ गया, और दीर्घ में बड़ा, बड़ी उ, और संयुक्त स्वर के तहत ए ओ औ आ गया। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से दीर्घ स्वर है। तो देखिए मिल के बना हुआ है बड़ा ई, है ना, तो बड़ा, बड़ा ई, बड़ा उ दीर्घ स्वर में आते, ये तीनों दीर्घ स्वर में आते। तो 4 + 3 है ना, फिर +4 ये टोटल मिलके बनते हैं 11। तो हमने देखा था ना कि जो आपका हर्ष स्वर है उसमें आ ई उ री आता है, फिर इसके बाद 3 जो है आपके दीर्घ में आता है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, और इसके बाद जो 4 आता है वो संयुक्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए बड़ा, बड़ी, बड़ी उ ये दीर्घ में है और ये हर्ष में है, और ए ओ औ ये संयुक्त स्वर है। टोटल मिलके 11 संख्या हो गई जो है स्वरों की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मूल दीर्घ स्वर में ये भी है, ये भी है, और ये है। ये ओ जो है हम कहाँ पे पढ़ते हैं, संयुक्त में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए ओ जो है संयुक्त में आता है। प्लुत स्वर कौन से हैं, तो अब यहाँ पे ये देखिए कौन से प्लुत स्वर क्या होता है, यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है। प्लुत स्वर कौन सा होता है, तो प्लुत स्वर वो स्वर होता है जिसके उच्चारण में हर्ष का, यानी हर्ष में पता लग रहा है आपको ऊर्जा सिर्फ आ बोल के करना पड़ा, तो पता लग रहा है प्लुत स्वर में आ ऐसा करना पड़े, जैसे ओम है ना, तो ओम ऐसा खींच के आप कर रहे हो, तो ये जो तिगुना समय लगता है हर्ष का वो प्लुत स्वर के तहत आता है। तो ओम प्लुत स्वर है, जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष का 3 गुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 अंक का यहाँ पे देखिए 3 स्वर ऐसे बीच में ओम के बीच में आपको 3 लगा दिया गया है, तो इससे आप निर्धारित कर सकते हैं ये प्लुत स्वर है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग तो नहीं होता, वैदिक भाषा में और नाटक में जब संवाद लिखते थे तो जो वहाँ पे पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, तो अभी हमने बात की प्लुत स्वर जो 3 गुना समय चीखा, जैसे किसी को बुला रहे हैं तो पुकारने में, चीखने में, कोई भाव प्रकट करने में, तो 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से ज़्यादा समय लगे वे क्या कहलाते हैं, तो यही क्वेश्चन है कितने अलग अलग टाइप में पूछा गया है। तो 2 से ज़्यादा वही प्लुत स्वर में है ना, समय लगता है दूर से बुलाने में। और इसको एक चीज़ और भी है, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। प्लुत स्वर को जो है जैसे ओम बोल रहे हैं ना, तो इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए त्रिमात्रिक स्वर किसको कहते हैं, तो प्लुत स्वर को ही जो है त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अग्र स्वर संबंधी क्वेश्चन है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके तहत नहीं आएगा।
अब जैसे जीव से हम आगे से बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं, इस आधार पे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आगे वाले भाग, जीव के भाग के आधार पे करते हैं तो कौन सा भेद इसके तहत नहीं आता? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर। तो यहाँ पे देखिए जो अग्र आगे का है, मध्य का बीच और पश्च, तो जीव में आगे से, पीछे से और बीच से जो बोला जाता है उसको क्रमशः अग्र, मध्य और पश्च कहते हैं। इसी आधार पे हिंदी में स्वरों को भी 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए मुख के खुलने की स्थिति के आधार पे जब हम ऐसे जो बोलने का तरीका भी होता है, तो हम जब बोलते हैं तो जीव के सहारे अगर बोल रहे हैं तो उसको 3 भागों में क्लासीफाई कर दिया, आगे से बोल रहे हैं, पीछे से या बीच से। जब हम मुंह से कोई बात निकालते हैं, कोई वर्ड या उसका उच्चारण करते हैं, तो हम सोचते हैं कि मुंह खोल कर पूरा बोल रहे हैं कि आधा बंद करके बोल रहे हैं, है ना। तो मुख खुलने के आधार पे भी, मुख के खुलने की स्थिति पे भी हम 4 भेद करते हैं। जीव के आधार पे 3 भेद करते हैं, मुख खोलने के आधार पे 4 भेद करते हैं। अब देखिए विवृत, अर्धवृत्त, अर्धसंवृत्त, संवृत्त, तो ये 4 हो गया मुख खोलने के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए मध्य स्वर किसे कहते हैं? जब हम जीभ खोलेंगे तो जब हम बीच से बोलेंगे तो कौन सा स्वर हम बीच से बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए आ ऐसा बोल के आपको लगेगा कि आगे से बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं, तो जो आ है ना उसको हम बीच से बोल रहे हैं। जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों के उच्चारण होते हैं उसको बीच से बोलने वाले को कहते हैं। तो देखिए जब भी ये ध्यान रखिए कि जो आ है ना उसको हम बीच से बोलते हैं, जीभ के बीच से हम आ बोलते हैं। अब बात आई पश्च स्वर की, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ बड़ा ऊ किस स्वर में आता है? आगे, पीछे। तो हमने अभी बात की कि हम तो जो है बीच का देख लिए, लेकिन जो ऊ ऐसा बोलिए तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पीछे से बोल रहे हैं आप। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, अतः ये पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ जो होता है, ओष्ठ वृत्त मुखी यानी गोल आकार में हो जाता है और जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत्त स्वर भी होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मुंह भी जैसे ऊ बोल रहे हैं ना ऊ, तो आपका जो ये मुंह यानी ओष्ठ जो है गोलाकार में हो जा रहा है और जो ध्वनि निकल रही है वो पीछे से निकल रही है। समृद्ध स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो मुख खुलने के आधार पर हमने 4 प्रकार के समृद्ध, अर्धविवृत है ना, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धविवृत, इस तरीके से किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? स्वर समृद्ध वे होते हैं जिनके उच्चारण में छिद्र लगभग बंद रहता है। तो देखिए समवृत्त, जो वृत्त यानी जो गोला है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि गोला जो है ये पूरा, ये जो है छिद्र लगभग बंद है। तो कुछ ऐसा बोले कि छेद जो है मुंह का जो आपका छिद्र वो पूरा बंद है। ई ओ ऊ, ई ओ ऊ। तो समृद्ध वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख का जो छिद्र होता है वो लगभग बंद रहता है, उसको समवृत्त कहते हैं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मुझे भी होता है विवृत्त और समवृत्त में, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो सम बोल रहा है ना, समवृत्त, समवृत्त, तो इसमें जो मुख का विवर यानी जो छिद्र होता है वो पूरी तरीके से बंद रहता है। अब ये कहे अर्ध समृद्ध, तो हो सकता है कि आधा खुला रहे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो समृद्ध है ये तो समृद्ध को बोल रहा है पूरी तरह का छिद्र बंद रहता है, जिसमें ई उ आता है। और जो अर्ध विवृत स्वर होता है, अर्ध विवृत में क्या होता है, जैसे ए अर्ध विवृत स्वर है ए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध समृद्ध से भी कम उठता वे अर्ध विवृत कह रहे थे। उसमें ए और जो है ए और औ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो कौन सा इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है? ओम जो है संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए है तथा ओ संयुक्त स्वर है। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे आ ई ए हो गया, आ प्लस ए आ प्लस ओ हो गया, है ना। तो ये जो है हमारा संयुक्त स्वर बनता है सारा। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्वर इसमें से है जो कंठ तालव्य है, तो जहाँ पे जो है तालु और कंठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो कंठ में हमने क ख गा ये वाला पढ़ा था और फिर तालु भी पढ़ा था। तो इसमें से हमको क्या करना है, दोनों में से देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ए स्वर कंठ तालव्य है, ए ये स्वर कंठ तालव्य है, और आ कंठ है, ई तालव्य है। तो हमने क्या किया है कि आ कंठ है। देखिए कंठ में क ख गा ये तो पढ़ा ही है, उसके अलावा कंठ में आ भी आता है। तो जो कंठ है उसमें आ और तालव्य में ई,
तथा ओ और स्वर कंठ ओष्ठ है। तो जब भी कंठ ओष्ठ, कंठ गला और ओठ का कहेंगे तो ओ है, और जब भी कंठ तालव्य कहेंगे तो ए स्वर कंठ तालव्य है ना। तो ए कैसे बना, आ प्लस ई से मिलके क्या बना, ए, है ना। तो इस तरीके से हमको देखना है कि कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ ओष्ठ कौन सा है। अब ए का उच्चारण अभी हमने देखा, ए का उच्चारण कंठ तालव्य है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चार्ट बना दिया है। ए और का उच्चारण कंठ तालव्य है। देखिए तालव्य में ई चा वर्ग या ता सा, मूर्धन में री ट वर्ग रा तथा शा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि तालव्य में जो है ई भी आता है और चा वर्ग भी आता है, या तथा सा। अभी क्या होता है कि हमको पूरा ये याद रहता नहीं है, तो फिर इसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो आप देखिए दांत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ को तो रट लीजिए, दंत प्लस ओष्ठ, तो आप वाह बोलेंगे ना, वाह, तो वाह दंत प्लस ओष्ठ है। कंठ और कंठोष्ठ, तो ये सीधे क्वेश्चन पूछता है ना, तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे ही ध्यान कर लीजिए, बाकी चीज़ें समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे दंत प्लस ओष्ठ, यानी दांत और ओठ से मिला के अगर बोलेंगे तो वाह निकलेगा, और कंठ और ओठ से मिला के बोलेंगे तो ओ तथा औ है। तो कंठोष्ठ ओ, दंतोष्ठ ओ आ, और कंठ तालव्य ए। अब ये तीनों तो मान लीजिए आपका ठीक है, तैयार हो गया। ए कंठ तालव्य, कंठोष्ठ ओ और दंतोष्ठ वा। अब यहाँ पे बात आती है ये, तो हमने क्या किया था, कंठ है ना, कंठ इस तरीके से याद किया था, कंठ तालव्य मूर्धन्य ने दंत ये करके। तो यहाँ पे समझिए जो ओष्ठ है, ओष्ठ में उ तथा पा वर्ग आता है। तो जो प फा बा भा मा ये बोलते हैं, तो प फा बा भा मा बोलते हैं, तो आपका हमेशा टच करता है ओठ से। तो ओष्ठ में प फा बा मा के अलावा भी उ जोड़िए, तो ये हो जाएगा ओष्ठ के तहत जो भी ध्वनियाँ आती है वो हो गई। अब यहाँ पे दंत, तो ता था दा धा ना, ये तो पता है, लेकिन दंत में हमेशा ता था दा धा ना ही नहीं, उनके अलावा आप इसको भी ध्यान रखिए कि ता था दा धा ना के अलावा ला और सा भी आता है। जैसे ओठ में उ आ गया पावर के अलावा, तो दांत में ला और सा हो गया दंत के अलावा। अब मूर्धन में जब देखेंगे तो री ट वर्ग, तो टा वर्ग है ना, ट ठ डा ढा रा, तो उनके अलावा मूर्धन में 3 शब्द को और ध्यान रखना है। मूर्धन में री भी आता है, रा भी आता है, सा भी आता है, ये तीनों, ये मूर्धन में हो गया। और तालव्य में देखेंगे तो च छ जा झा इया, ये तो आता ही है, इनके अलावा ई और या और सा ये आते हैं। बाकी अभी देखते हैं आप कंठ में आता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है अनुनासिक अनुस्वार में। यहाँ पे देखिए कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो देखिए संभालना, अनुनासिकता, ये बिंदी देख रहे हैं, अनुस्वार की बात नहीं करें, अनुस्वार ये हो गया। अनुनासिकता जो है संभालना में है। संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास, अब यहाँ से पता चलेगा अनुनासिक, अनुनासिक का क्या मतलब होता है, जिसमें श्वास का निकास मुंह और नाक दोनों से हो। संभालना, तो यहाँ पे मुंह से भी बोल रहे हैं संभालना, और नाक से भी ध्वनित हो रहा है, मुंह से और नाक से। तो संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग क्यों है, क्योंकि श्वास का निकास मुख और नाक दोनों से है, उन शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक ये चंद्रबिंदु है, अनुनासिक इसे कहते हैं। तो जहाँ पे मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो, चंद्रबिंदु, ये वाला होता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पे अनुस्वार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया है, और अनुनासिक आपको देखकर चंद्रबिंदु से पहचानेंगे, ये है पाँव, जिसमें नाक और मुंह दोनों से श्वास निकलता है। तो जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाए उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों को लिखते समय अनुनासिक चिन्ह जो है चंद्रबिंदु, और जबकि अनुस्वार के लिए सिर्फ बिंदु प्रयोग होता है। तो अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, और जो अनुस्वार है, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, तथा इसे लिखते समय अनुस्वार के चिन्ह ये है बिंदी, तथा उपयुक्त में पाव अनुनासिक स्वर वाला है, जबकि मंजन, अंजन व हिंदी अनुस्वार हिंदी शब्द के उदाहरण हैं। कौन से शब्द में अनुनासिक है, तो यहाँ पे देखिए जो कटीला है, कटीला में देखेंगे तो आप उच्चारों में कटीला शब्द में अनुनासिक है। अनुनासिक के बारे में हमने बताया भी है, नाक और मुंह से। इसके अलावा देखिए कि आंगन, गांव, माँ इत्यादि भी है अनुस्वार, तो
लंगूर, कंचन, मंचन इसमें है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा। अगर किसी भी स्वर को उच्चारित कर रहे हैं उसमें जो समय लग रहा है तो स्वरों को उच्चारण करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, बिना किसी रुकावट के निकल रही है तो उसको क्या कहेंगे? श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से जब निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तो स्वर हो गया। स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। हिंदी वर्णमाला के 2 भागों में अगर देखें तो स्वर तथा व्यंजन होते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाए तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट करता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? देखिए, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफीम। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफीम कहते हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफीम कहलाती है। ओ और औ किस प्रकार के वर्णों में आते हैं? ओ और औ तो ये कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ जो है उसमें आते हैं ओ तथा औ, कंठोष्ठ में। ओ को अर्ध समृद्ध तथा औ को अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ओ को अर्ध समृद्ध, देखिए ओ तथा ओ कंठोष्ठ में आते हैं। ओ को अर्ध समृद्ध तथा औ को अर्ध विवृत कहते हैं। वसुधा कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठ कहते हैं। दाद से जीभ और ओठों के स्पर्श से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में केवल वा वर्ण ही दंतोष्ठ है। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले को तालव्य। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? यानी गला भी है, तालु भी है, कौन सा ऐसा है? तो देखिए यहाँ पे ए जो है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों ही है। कंठ तालव्य इनमें से कौन सा है? कंठ तालव्य इसमें से ए तथा ए है। ए तथा ए कंठ तालव्य, उ ओष्ठ है, र स मूर्धन्य है और आ कंठ ध्वनियाँ हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताना है तो ए के उच्चारण का स्थान कंठ तालव्य है। ए अर्ध समृद्ध स्वर है इसमें। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ए का जो है कंठ तालव्य है। जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कंठ तालव्य ए है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर है ना, हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब देखिए हर्ष में आ ई उ री और दीर्घ में बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, फिर ए ओ जो है और प्लुत में ये हो गया। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये सभी क्या है? स्वर ही है ना। उच्चारण के समय के दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं: हर्ष, दीर्घ, प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष बोलते हैं। आ ई उ री, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। आ ई उ ए ओ, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उनको प्लुत कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है तो उन्हें मौखिक या निम्नुनासिक कहते हैं। निम्नुनासिक यानी आ ई उ ए ओ औ। अब यहाँ पे देखिए मात्रा के आधार पे, जीभ के आधार पे, वायु के नाक और मुंह के रास्ते निकलने के आधार पे, ओष्ठों की स्थिति के आधार पे यहाँ पे देखिए क्रमशः जो हर्ष स्वर है तो हर्ष जो है आ ई उ है। दीर्घ अगर देखें तो हर्ष में आ ई उ है, दीर्घ में आ बड़ा आ, ई उ ए ओ औ हो गया। अग्र स्वर में देखिए ई ए है, मध्य बीच में जो है। फिर देखिए अग्र स्वर जो आगे जीभ के आगे से बोला जाता है, जीभ के आगे से जो बोला जाता है वो ये है ई ए। बीच से जीभ के आ बोला जाता है और पीछे से जो बोला जाता है उ ए ओ आ। फिर नुनासिक जो है वायु का केवल मुख से निकलना, निर्नुनासिक, मुख से निकल रहा है आ ई उ ये सब। अनुनासिक में क्या होता है? वायु मुख दोनों का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्रमशः जितने भी जो बिंदी वाले हैं वो सब अनुनासिक में दे दिए गए हैं।
और इनमें अ के अनुनासिक रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। फिर ओष्ठ की आकृति में वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी के आधार पर दिया है। स्वर ध्वनि के कौन से प्रकार, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुस स्वर होते हैं। हिंदी के अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में ये जो है ई को कहते हैं। अग्र भी है, आवृत्ताकार भी है, समृद्ध स्वर ध्वनि है ए। तो GIC में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे हमने कुल जो है 50 क्वेश्चन वर्णमाला संबंधी किए। बाकी ये वीडियो इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।